गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक हमारा रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये है क्या, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाए, मतलब सब कुछ बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग किया जाए। तो पहला है खोज द्वारा अधिगम। कहते हैं खोज विधि का अर्थ है ह्यूरिस्टिक शब्द, यूनानी शब्द ह्यूरिस्को से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खोज करना। इस विधि में छात्र अध्ययन विषय संबंध में कोई खोज करता है। अध्यापक छात्रों को खोज करने के लिए अभिप्रेरित करता है। इस विधि को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। इस विधि के बारे में उन्होंने कहा था कि बालकों को यहाँ जहाँ तक संभव हो सके कम से कम बतलाया जाए और उसे स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया। मतलब बच्चे को आप प्रेरित करेंगे कि बेटा आपको कुछ खोजना है, कुछ नया सीखना है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको जो है परिभाषित किया और कहा कि शिक्षण की अनुसंधानात्मक विधियां ऐसी हैं जिसमें जहां तक संभव हो सके विद्यार्थियों को अनुसंधानकर्ता के रूप में बनना पड़ता है। ये सभी विधियां हैं जिनमें विद्यार्थियों को केवल मात्र बताया जाता है, इससे वे स्वयं, मतलब आप सिर्फ बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे, बच्चा करे खुद देखेगा। ठीक है जी। इस प्रणाली के अनुसार विद्यार्थी को अपनी विज्ञान शिक्षा अनुसंधानकर्ता के रूप में और इसकी भावना के साथ प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान ऐसा विषय नहीं जिसके संबंध में बताया जाए। विज्ञान को आप सीखते हैं, खोज करके सीखते हैं। अब प्रक्रिया क्या है कि तो करें, इस विधि के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को निर्देशों का एक प्रश्न दिया जाता है। मतलब पहले आप जो है इस प्रक्रिया के अंदर बच्चों को निर्देश देंगे, ठीक है, और उसके बाद समस्या संबंधित प्रयोग करने को कहेंगे। ठीक है, निर्देशों के अनुसार बच्चा प्रयोग करेगा और करेंगे। कुछ लोगों को विचार है कि विद्यार्थी निर्देशों के अनुसार सब कुछ अपने आप करे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां अध्यापक को भी विद्यार्थी के साथ का मार्गदर्शन करना पड़ता है। ठीक है जी। अब खोज विधि के उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे में वैज्ञानिक और खोज प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है जी। खोज विधि के उद्देश्यों के संबंध में रामबरन नामक शिक्षाविद का मानना है कि इस विधि का उपयोग केवल छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, मतलब सिर्फ फैक्ट बताना नहीं है, बल्कि बच्चों को इस बात की जानकारी देना है कि प्रयास की तथ्यों का ज्ञान किस प्रकार से, मतलब जो तथ्य निकाले गए हैं, जो फैक्ट निकाले गए हैं, वो किस प्रकार से निकाले गए हैं, कैसे उनको नियमबद्ध किया गया और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कि खोज विधि के सोपान या पद, स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो पहला है छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और तथ्यों का निरीक्षण करने के अवसर देना, छात्रों से तथ्य इकट्ठे करवाना, छात्रों द्वारा किए गए निरीक्षण और तथ्यों के आधार पर तुलना करवाना, तथ्यपरक तर्क देना और छात्रों से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण करवाना और अंत में उन्हें लिखित रूप प्रदान करना। ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद क्या है कि भूमिका क्या है अध्यापक की। तो अध्यापक स्वयं खोज प्रवृत्ति का होना चाहिए। छात्र के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण पॉजिटिव रहे। अध्यापक के मार्गदर्शन की कला में निपुण होना चाहिए। अध्यापक को अपने विषय की उचित मात्रा में ज्ञान होना चाहिए और खोज किए जाने वाले विषय छात्रों की आयु तक उनकी रुचि के अनुसार होने चाहिए। गुण या लाभ क्या है इस विधि के? तो पहला है कार्य द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित, मतलब बच्चा करके सीखेगा, तो ये सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, की इस विधि के अनुसार बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। परिश्रम की आदत की, बच्चे में मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। वैज्ञानिक प्रणाली में प्रशिक्षण की, जो वैज्ञानिक प्रणाली है बच्चा उसको सीख जाता है। आत्मनिर्भरता की, बच्चे खुद करेगा तो बच्चे में आत्मनिर्भरता भी आएगी। व्यक्तिगत ध्यान की, बच्चा अपने काम पर खुद ध्यान देगा और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। दोष या अवगुण क्या है? कह रहे हैं ये लंबी और धीमी प्रक्रिया है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। अनुसंधान विधि पर अधिक बल दिया जाता है और इसमें पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नहीं होती हैं। ये बहुत ही खर्चीली विधि है। इसमें अधिक प्रयोगशालाओं और अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। समस्याओं का निर्धारण किया जा सकता है। खोज विधि को कार्यरूप देने के लिए बहुत अधिक समय की जरूरत पड़ती है और छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। ये इसके अवगुण थे। दूसरा है प्रसन्नता पूर्वक अधिगम, जॉयफुल लर्निंग इसको हम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई सहयोगी अधिगम को प्रसन्नता पूर्वक अधिगम कहा जाता है कि सहयोगी शिक्षण समावेश शिक्षण का एक आवश्यक हिस्सा है। यह सहयोग एक आवश्यक प्रक्रिया है जहां अध्यापक मिला जुला अर्थ विकसित करता है और सहयोगात्मक तरीके से लागू करने का प्रयास करता है।
यह केवल पॉजिटिव वार्तालाप से, पॉजिटिव टॉक से ही हासिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष सहयोग कक्षा में से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चे के लिए योजना बनाने संबंध में, मतलब क्लास से बाहर जो हम करेंगे वो अप्रत्यक्ष है। ठीक है जी, कह रहे हैं सहयोगी सलाह और अध्यापक सहयोग की टीमें अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में है। सहकारी शिक्षण और समूह शिक्षण प्रत्यक्ष सहयोग से संबंध रखते हैं। आवश्यक बातें क्या है इसमें कि सहयोग इच्छा अनुसार होना चाहिए। वास्तविक सहयोग के लिए हमें बाध्य नहीं करना है। ठीक है जी, सहयोग का मतलब क्या है, किसी इच्छा प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक समूहों का इकट्ठा करना है। सहयोगी टीम के सभी मेंबर्स को एक ही समान समझा जाना चाहिए। सहयोगात्मक टीम के सभी मेंबर्स एक ही उद्देश्य को लेकर इकट्ठे काम करें और टीम के सभी मेंबर्स को परिणामों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोई भी अध्यापक एक दूसरे से गलती खोजने वाला नहीं होना चाहिए कि मतलब एक दूसरा अध्यापक जो है वो पहले में गलती निकाले। लाभ क्या है सहयोग के कि अनेक प्रकार के विचारों का विकास होता है। उन संसाधनों का सदुपयोग जो उनके पास है। एक अध्यापक दूसरे की पाठ्य योजना का प्रयोग कर समय की बचत भी कर सकते हैं और सामाजिक योजना का विकास होता है। सहयोगी संचार तंत्र का विकास होगा और दूसरी कक्षा में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में समुचित जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये था आपका प्रसन्नतापूर्वक लर्निंग। उसके बाद एक खेल विधि, प्ले वे मेथड उसको हम बोलते हैं। तो खेल बच्चे के एक लिए अगर हम कहें तो हर बच्चा चाहता है खेल खेलना। इसकी प्रवृत्ति बच्चे में जन्म से ही होती है। इसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र वातावरण स्वयं के लिए, मनोरंजन के लिए खोज करनी। ठीक है जी, तो आधुनिक शिक्षा में खेलों का महत्व वैसे ही बढ़ गया है क्योंकि खेल बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्व, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो खेल है बच्चे के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में बहुत सारी रोल निभाता है। अब कुछ परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो स्टर्न के अनुसार खेल एक स्वपाबंद किया गया। थॉमसन के अनुसार खेल कुछ स्वाभाविक कार्य करने की एक प्रवृत्ति है। रॉस कहते हैं खेल आनंद से भरपूर और स्वाभाविक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। वैलेंटाइन के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि जो परिभाषा हमें दी गई, हमने पढ़ी है अभी उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। वो क्या है कि खेल एक रुचिपूर्ण और मनोरंजन प्रक्रिया है। खेल एक आनंद से भरपूर और गंभीरता रहित प्रक्रिया है। खेल में काल्पनिक सत्यता और बालक की कल्पना की विशेषता होती है। बालक खेलों के माध्यम से अपनी दबी हुई इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों, प्रवृत्तियों और संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। खेल सांस्कृतिक क्रियाओं का दर्पण भी है और खेल साधन नहीं बल्कि अपने आप में एक उद्देश्य। खेल खेल के लिए खेला जाता है। खेल बच्चों के लिए प्रेरणादायक है और खेल की भावना से गंभीर कार्य भी सिंपल बन जाते हैं। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ गेम्स क्या है देखिए जरा। प्रयोगात्मक खेल, चेष्टा खेल, रचनात्मक खेल, युद्धात्मक खेल, बौद्धिक खेल, रेत के खेल और पानी की क्रियाएं, ये सारे जो हैं ये आपके खेल होते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है खेल विधि का, तो कहते हैं खेल बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल, भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं और खेल विधि उनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि भाई खेलों और बच्चों का आपस में गहरा संबंध होता है। खेल बच्चे के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है जो बच्चे को खिलाना चाहिए, इसलिए आजकल स्कूलों में आप देखेंगे तो बहुत सारे खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक है जी, आपको स्कूल का अनुशासन इस प्रकार प्रबंधित करना है कि बच्चे खेल भी खेलें, अनुशासन भी ना बिगड़े। ठीक है जी, उसके बाद खेल विधि के प्रकार कौन से होते हैं। पहला है डाल्टन विधि। तो कह रहे हैं यह विधि स्वतंत्रता और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे जो हैं खेल के दौरान आनंद लेते हैं और अपने ढंग से उसे करने की पूरी तरह विद्यालय में कक्षा के कमरों और अध्यापकों के स्थान पर विषय कमरे और विषय से संबंधित अध्यापक होते हैं। स्व खोज विधि, कह रहे हैं इस विधि के अनुसार बालक सृजनात्मक और खोजी प्रवृत्ति का होता है। अलग अलग प्रकार के औजारों और अन्य चीजों के साथ बच्चा खेलता है और इसके आधार पर खुद सिद्धांत की खोज भी करता है। उसके बाद क्या है मॉन्टेसरी मेथड। इस विधि में क्या है, इसका जो उत्पादन है, जो इस विधि को देने वाला इंसान है वो है मौर्य मॉन्टेसरी। इस विधि को मॉन्टेसरी विधि के नाम से हम जानते हैं। इस विधि का आधार खेल विधि है। इस विधि का मानना है खेल बालक के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बच्चा इसमें स्वतंत्रता और आनंद महसूस करता है और बच्चे इससे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसके बाद क्या कोरिलेशन मेथड, सह संबंधी विधि। तो इस विधि के संबंध में महात्मा गांधी का मानना है कि इस विधि में बालक एक विशेष क्रिया में रुचि लेता है और इस प्रकार विभिन्न प्रकार का ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। इसमें बालक अपने कार्य में मग्न रहता है और साथ ही साथ सीखता भी है। उसके बाद है किंडरगार्टन मेथड कि बच्चों की फुलवाड़ी, जिसे हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं,
इस विधि की खोज करने का प्रोबेल का उद्देश्य पहले प्राइमरी के बालकों को खेलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। अगर आप देखें आंगनबाड़ी में गेम्स खिलाते हैं और गेम्स के साथ जो है बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसका जो निर्माण है वो जॉन डेवी को जाता है। इस विधि के अंतर्गत बच्चे स्वेच्छा से अपनी योजना का चुनाव करते हैं और समूह बनाकर उसको करते हैं। उसके बाद है नाटक का सामूहिक ज्ञान, कि नाटक और सामूहिक ज्ञान आदि का शिक्षा में विशेष योगदान है कि इनके माध्यम से बच्चों का मनोरंजन और व्यक्तित्व विकसित होता है। फिर है पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का आयोजन, कि विद्यालय में खेल विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं से कवि सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण देना, सामूहिक विचार विमर्श, इस तरह की प्रतियोगिताएं भी हम रख सकते हैं जिससे बच्चे का ज्ञान वर्धन हो। शिक्षा में महत्व क्या है खेल विधि का? तो पहला है क्रिया द्वारा सीखना। ये बच्चा जो है जब भी कुछ लर्निंग कर रहा है या कुछ नया सीख रहा है तो वो खेल के द्वारा सीख सकता है। सीखना जो है वो रुचिकर हो जाता है, बच्चे को इंटरेस्ट आता है, विकास हर तरह से होता है और व्यक्तिगत योग्यताओं का भी इसमें विकास पाया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। लास्ट पॉइंट है कि ज्ञान का स्थायी होना, कि जो बच्चा इससे ज्ञान प्राप्त करता है वो परमानेंट होता है, टेम्पोररी नहीं है। उसके बाद है शिक्षा। उसके बाद शिक्षा में खेल विधि का विकास, कि शिक्षा में हम खेल विधि का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कहने खेल के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रवेश के साथ ही खेल विधि और विचार को ध्यान आकर्षित होने लगा। सबसे पहले रूसो ने कहा था कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए उसे समझना जरूरी है। बच्चे का अध्ययन कीजिए, मतलब बच्चे को आप समझिए और वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसका अध्ययन करें। बच्चे को समझने का प्रयास किया गया तो पता लगा कि बच्चों की रुचि किसमें है, खेल में है। विद्यालय में 4 दीवारी के अंदर निश्चित समय पर बांधकर विभिन्न विषय का ज्ञान देते हैं तो वह उसकी रुचि के प्रतिकूल है, मतलब बच्चे को पसंद नहीं है बंद कर कुछ सीखना। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है रूसो ने खेल के द्वारा, फ्रोबेल ने अपनी किंडर पद्धति का में खेलों के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। खेल का अर्थ क्या है कि क्रिया जिसमें बच्चे अपनी इच्छा से अपनी रुचि से भाग लेते हैं और कुछ न कुछ सीखते हैं। फ्रोबेल ने कुछ बातें कही हैं। खेल बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। इसमें बच्चे अपनी इच्छा से रुचि से भाग लेते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी रुचियों, आंतरिक क्षमताओं और इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इनमें भाग लेने से बच्चे आंतरिक खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। इसमें बच्चे का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास भी होता है। खेल विधि का अर्थ क्या होता है, बोलिए देखते हैं। तो कहना कि भाई खेल पर आधारित विधि ही खेल विधि है। इस विधि में खेल को आधार बनाकर बच्चे को स्वयं सीखने के अवसर जो हैं प्रदान किए जाते हैं। इसमें बच्चे खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं और उनको पता भी मिलता है। मतलब खेल जो है बच्चे को आनंददायक बनाते हैं, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कुछ भी सीखने के लिए। ठीक है जी। तो कुछ सिद्धांत हैं इसके। पहला रुचि का सिद्धांत। तो पहला क्या है, रुचि का सिद्धांत, कि मनोवैज्ञानिक का मानना ऐसा है कि सीखने के लिए बच्चे में रुचि का होना जरूरी है। जब तक बच्चे में रुचि नहीं है तब तक उसे कुछ भी सिखाया नहीं सकता। बच्चे में इंटरेस्ट का पैदा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि यह विधि जो है वो क्रियाशीलता पर आधारित है। बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होते हैं और कुछ ना कुछ करते रहना उनको पसंद होता है। फिर है स्वाभाविक विकास का सिद्धांत, कि इसमें क्या होता है, नेचुरल डेवलपमेंट आती है बच्चे के अंदर। बच्चे में खुद से ही स्वभाव मतलब बिहेवियर उसका जो है पढ़ने की तरफ, कुछ सीखने की तरफ अग्रसर हो जाता है। उसके बाद है सामूहिक गतिविधियों का सिद्धांत, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें आरंभ से ही समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ तक बच्चों का संबंध है उनमें ये प्रवृत्ति काफी प्रबल होती है और वो खेलना पसंद करते हैं और एक साथ खेलने से उन समूह की भावना का भी विकास होता है। उसके बाद स्वतंत्रता का विकास, फ्रीडम का प्रिंसिपल। तो कहने कि वे बच्चे स्वभाव से ही किसी प्रकार के बंधन को पसंद नहीं करते। बच्चों को खाली छोड़ दो, बच्चों को फ्री छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ उसमें सीख लेते हैं। उसके बाद है स्वशिक्षा का सिद्धांत, कि बच्चा खुद सीखना पसंद करता है, करके सीखना पसंद करता है। ठीक है जी। अनौपचारिक सिद्धांत, के विद्यालय में बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है ये अनौपचारिक होती है। वह सोच विचार कर योजना बनाकर शिक्षा दी जाती है। इसके लिए विशेष प्रकार से शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है। रचनात्मक शक्तियों का विकास, जो भी रचनात्मक शक्तियां हैं उसका बच्चे में विकास होता है। परंपरागत दृष्टिकोण को बदलने का सिद्धांत, कि यह विधि शिक्षा संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण को बदलने में विश्वास करते हैं और सब मानते हैं कि अध्यापक द्वारा बच्चे को अलग विषयों में से संबंधित जानकारी दिया जाना ही शिक्षा होता है। उसके बाद क्या, खेल विधि के गुण या लाभ। गुण क्या है, तो
चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे के बारे में सोचा जाता है। दूसरा, मूल प्रवृत्ति के समावेशन व मार्ग बदलने में सहायक, कि जो मूल प्रवृत्ति है उसमें समायोजन कर दो, समाज संशोधन, कि इसको हम आराम से बदल सकते हैं। फिर है सामाजिक विकास में सहायक, कि बच्चे का सामाजिक विकास होता है, बच्चा अपने ग्रुप बनाता है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक, कि बच्चे का हर तरह से विकास करने में, मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक, हर तरह से विकास करने में ये सफल है। स्व शिक्षा में सहायक, कि बच्चा खुद सीखता है। आत्म अनुशासन, बच्चा डिसिप्लिन में आता है। अध्यापक की बदली हुई भूमिका, यहाँ पे अध्यापक जो है वो फैसिलिटेटर है, सिर्फ इंस्ट्रक्टर है। इस खेल विधि के आधार पर अनेक शिक्षण विधियों का विकास होता, मतलब इसी के आधार पर बहुत सी विधियां जो हैं वो बनाई गई हैं। उसके बाद क्या है, खेल विधि की आलोचना। आलोचना क्या है कि भाई इसकी उच्च कक्षाओं के अनुपयोगी, मतलब जो बड़ी कक्षाएं हैं उसमें हम खेल विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खेल विधि से तब सब प्रकार का ज्ञान नहीं हम दे सकते हैं। सब ऑब्वियस बात है कि सिर्फ खिलाकर हम हर प्रकार का ज्ञान बच्चे को नहीं दे सकते। खर्चीला है भाई, जो टूल्स होते हैं, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब खरीदनी पड़ती हैं, तो उसमें खर्चा भी होता है। प्रशिक्षित और समर्पित अध्यापकों का अभाव, कि टीचर्स जो हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं कि कंप्लीट अपना डेडिकेशन जो है वो इसको दे सकें। फिर है जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करते, कोई लाइफ में स्ट्रगल बच्चा दिखता है 12th के बाद, उसके लिए खेल बच्चे को तैयार नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो आज आप ये 2 विधियां खत्म करेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद कल हम इसे खत्म करके आज आप जो टॉपिक पढ़े हैं 2, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ही दिन में ये हमारी जो ये वाला बुक है ये भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम 3rd बुक स्टार्ट करेंगे पाठ्यक्रम के तहत, शिक्षाशास्त्र, ICT और क्रियात्मक अनुसंधान। बुक नहीं है, नेक्स्ट पेपर 3 की बुक का है ये। ओके, तो आज ही खत्म कर लें आप टॉपिक्स। कल हम कोशिश करेंगे कि 2-3 टॉपिक हम कवर कर सकें। ठीक है, ओके।